Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बर्स्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ ब्रेन बर्स्ट के रूह रवां जनाब डॉक्टर रणवीर शारदा जी हस्बे मामूल टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और चीन की जो सूरत हाल है इस वक्त, यूरोप भी चीन से तंग है और अमेरिका की जो लैंग्वेज है चीन के बारे में, वो आपने कल की प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करीब 10 मिनट की थी वो तो चीन पर ही थी, उन्होंने खुल के बातें की। वो अपनी जगह पर, भारत और चीन स्टैंड ऑफ पे हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। मगर ये टेंशन्स आती हैं जाती हैं, क्यों ऐसा होता है? इन सब मुद्दों पे बात के लिए मेरे साथ डॉक्टर रणवीर शारदा जी हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सर, विश यू ऑल द बेस्ट। पिछले भी 2 हफ्ते लगातार हमने चाइना के ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो बेसिकली सेंटर मोड बना हुआ है सारे वर्ल्ड का। और खास करके उन्होंने जो हांगकांग की ऑटोनॉमी के ऊपर जी हमला किया है, उसको लेकर तो ऑफ कोर्स सारा यूरोप और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ ज्यादा ही इस वक्त गर्म नजर आ रहे हैं। कल जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये एक किस्म की ट्रेजेडी है कि बीजिंग ने हांगकांग की ऑटोनॉमी को तोड़ दिया है। और उन्होंने कहा कि हम हांगकांग का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लगे हैं ताकि हम इसको खत्म कर दें। अब इसके ऊपर कई और बातें जो है वो सामने आती हैं। हाँ जी, दूसरी तरफ जब ऐसी बातें होती हैं तो इससे पहले आपको याद है कि माइक पोम्पेई ने ये बात कही थी कि हम अब जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर हांगकांग अपने आप को कहता है, हमारा जो स्पेशल ट्रीटमेंट है अंडर यूएस लॉ उसको हम खत्म करेंगे। बिल्कुल उसके ऊपर हरी झंडी दिखा दी ट्रंप साहब ने कल। अब एक जितने भी हांगकांग में बैठे हुए हैं वो सारे बीजिंग के कठपुतले हैं। टेरेसा चेंग जो के बेसिकली हांगकांग के इंटरनल लीगल सिस्टम के बारे में बात करती हैं, वो कहती हैं कि किसको क्या राइट है कि वो हमारी टेरिटरी की ऑटोनॉमी की बात करे। ये हमारा इंटरनल इशू है। अब इंटरनल इशू अगर होता तो फिर 1997 में जो आपने एग्रीमेंट किया था इंग्लैंड के साथ 50 साल का, वो ना करते। अगर किया तो फिर तो वर्ल्ड में आपको उसके ऊपर टिकना चाहिए। अब यूनाइटेड किंगडम ने तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हांगकांग जो था वो यूनाइटेड किंगडम की 99 ईयर्स जो है उसकी कॉलोनी रही, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हैं जी वो अब ऑल ओवर यूरोप में भी चाइना की पॉलिसी के अगेंस्ट हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि आपने देखा होगा कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की हांगकांग के ऊपर, और उसमें यूएस एम्बेसडर जो मतलब कैली क्राफ्ट है, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स और डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ जो मिलियंस ऑफ हांगकांग सिटीजन एंजॉय करते थे और डिजर्व करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये मैंने पहली बार उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यूज जैसे आप करते हैं जी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यूज करते देखा कि ये इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है और जो इनकी फोर्सेस हैं वो अगेंस्ट पीपल ऑफ हांगकांग काम कर रही हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। और दूसरी तरफ यूके के जो एक्टिंग यूएन एम्बेसडर जोनाथन एलन है, उन्होंने भी ये कहा कि एक्सट्रीमली कंसर्न्ड मैटर है और इस वक्त हांगकांग की जो सिचुएशन है वो शायद हाथ से बाहर होती जा रही है। अब आपको पता है कि वहां पर 2 पिट्ठू बैठे हुए हैं, एक रशिया और एक चाइना। अब रशिया के जो बेसिकली डेप्टी यूएन एम्बेसडर हैं दिमित्री पोलांस्की, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, ये कोई डिस्कशन ही नहीं है। पहले यूएस जो हमें जो चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है या दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, पहले वो अपने मिनियापोलिस की किलिंग को तो देखे।
वीडियो के ऊपर बार बार अगर आप देखो तो किस तरीके से एक पुलिसमैन ने एक ब्लैक मैन को मार दिया। Why US denies China's right to restore peace and order in Hong Kong while brutally dispersing crowds at home? ये बात देखिए रशियन दिमित्री पुलस्की ने की है। अब कोई इसका क्या ताल्लुक है हांगकांग के साथ, ये शायद आप समझा सके उनकी क्या साइकी थी, क्योंकि आप तो रशिया में बहुत रहे हुए हैं। जी मैं ज़रूर इस पर डॉक्टर साहब बोलना चाहूँगा। रशिया हो, चाइना हो, और जितनी भी ये टोटलिटेरियन किस्म की स्टेट्स हैं, इनको एक बात समझ नहीं आती डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की। जैसे ये एक वाक़या हुआ अमेरिका में फिर कि जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक नौजवान को एक पुलिस के अफसर ने इंतहाई ब्रूटल तरीके से और इंतहाई सैवेज तरीके से मारा। लेकिन उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट पर ठीक है, जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस रिपब्लिकन्स के कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट कम है और वायलेंस ज़्यादा है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना, रशिया और जितनी भी टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं वो तो प्रोटेस्ट का हक ही नहीं देते किसी को। उनको ये बात कैसे समझ आएगी? वो अपने गंद को, यानी अपने फिल्थ को जो उन्होंने अपनी आमरीत नाफज की हुई है, वो वेस्ट में कोई भी ऐसा वाक़या हो तो उसके साथ इक्वलेट करके और कहते हैं जी कि अच्छा आपके यहाँ भी ये हो रहा है और हमारा भी जो सारा है वो भी जस्टिफाई है। तो ये है प्रॉब्लम चाइना का, ये है प्रॉब्लम रशिया का। रशिया फिर भी चाइना की निस्बत अब इवॉल्व हो रहा है, अपने कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, चूँकि रशियंस की भी एक जो पुरानी हिस्ट्री है वो इस बात को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं रशियंस उसकी बेस पर कि हमें भी धीरे धीरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लानी है। लेकिन ये बहुत स्लो है रशिया में। चाइना में तो ये अमल हो ही नहीं सकता, स्लो तो दूर की बात है। अब हांगकांग की जो ख़ास तौर पर सूरत हाल है उस पर सदर ट्रंप ने कल भी कहा और माइक पॉम्पियो ने भी कहा 2 रोज़ पहले। सदर ट्रंप ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि हम और दुनिया ये तवक्को करते थे जब हांगकांग की ऑटोनॉमी हुई और वो इनकी लीज से, बरतानवी लीज से वापस गए, तो हमें ये तवक्को थी कि जो पूरा चाइना है वो धीरे धीरे हांगकांग की तरह लिबरेट होता चला जाएगा। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि हांगकांग को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ढंग पे ही चलाना चाह रही है। तो हम ये इनके साथ इस तरह का बंधन, इनके साथ इस तरह का ताल्लुक नहीं रख सकते। ये बात प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है और मैं ये समझता हूँ कि चाहे उसमें सदर ट्रंप का इलेक्शन का एजेंडा हो ये और कोरोना वायरस के सर पे आन पड़ा है, लेकिन ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है हेड ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स का। और चाइना की ये जो बदमाशी चली आ रही है, चाहे वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज, इरेगुलरिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन सब को चेक करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। ये तो हमने आगे भी कई बार बात की है कि इसको चेक करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि रशिया जो है वो इस वक्त, हाँ जी, थोड़ा बहुत रियलाइज कर रहा है और वहां पर लिबर्टीज जो है वो शायद शुरू हो रही है। मैं ये समझता हूँ हाँ जी, एक मिनट, मैं ये समझता हूँ व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 10 साल में वहां की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसको खत्म करने की तरफ लगे हुए हैं और अब तो नियर अबाउट टोटल खत्म कर ही दिया। हाँ जी, एक टाइम था कि जहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप बड़ा पहले अच्छा हुआ था, लेकिन पुतिन के आने के बाद हाँ जी मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है वहां पर खत्म होता जा रहा है। और वो भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर वहां नहीं है, ये केजीबी के आदमी है, ये डिक्टेटर बन गए हैं। तो बात तो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे डिक्टेटर हो, अल्टीमेटली लोगों की जो फ्रीडम है उसको ये अंडरस्टैंड नहीं करते, ना ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आपने ब्लैक कम्युनिटी के जो है इस वक्त अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं कहता हूँ जी क्या बढ़िया बयान दिया अटलांटा की मेयर ने। उसने कहा ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये मार्टिन लूथर की जो फिलॉसफी है जी, ये उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये वायलेंस है।
उसने वर्ड यूज किया ये वायलेंस है। तो ये जब ऐसे बढ़िया, शी इज अ ब्लैक लेडी, राइट, जब ऐसे बढ़िया जो वर्ड कोई कहता है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो नहीं यूज करते, ना चाइनीज ना अपने क्या कहते हैं रशियंस ना और कोई, हालांकि वो ये यूज करना चाहिए ताहिर साहब। उस लड़की की हिम्मत देखो। देखिए डॉक्टर साहब, बात सारी ना इस वक्त पॉलिटिकल डिविसिवनेस की है। वो जो दुनिया दिन ब दिन 21वीं सदी में रैशनैलिटी अपनाने की बजाय वो अपने अपने पॉलिटिकल लाइंस को टो करते हुए इरैशनैलिटी की एक्सट्रीम्स पे जा रही है। हर कोई अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी इवेंट हो जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब, जो मुझे दुख से कहना पड़ता है, हालांकि मैं पुरानी लेफ़्ट की बैकग्राउंड का आदमी हूँ, लेफ़्ट की जो मेंटल बैंक्रप्सी है ना वो बढ़ती चली जा रही है। और लेफ़्ट वो मेरे नज़दीक वो लेफ़्ट रहा ही नहीं जो कभी एक लिबरेशन का या एनलाइटनमेंट का लेफ़्ट हुआ करता था। अब तो लेफ़्ट एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका हुआ है कि उन्होंने हर रैशनल बात को स्नब करना है, हर उस चीज़ को स्नब करना है जो दूसरे कैंप से आए, चाहे वो भारत का लेफ़्ट हो, चाहे अमेरिका का लेफ़्ट हो, चाहे कनाडा का लेफ़्ट हो, चाहे कहीं का भी लेफ़्ट हो। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ना अपोजिशन करना है, किसी किस्म की रैशनैलिटी को आगे लेकर जाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा हम टच करते हैं बात, तो अगरचे हम चाइना अमेरिका और चाइना भारत की करने जा रहे थे। अब ये जैसे अमेरिका में ही ये इतने बड़े बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी वो बीच में कूद पड़ती हैं, चूँकि उनको शौक़ होता है। अक्ल वक्ल होती कोई नहीं भाई, आपके गाने लोग सुनते हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट है तो सुन रहे हैं लोग, खुश रहो भाई आप इस बात से। अब आप ये समझती हैं कि हम कोई 20-30 साल के लोग हैं, अब मेरे कोई 86 मिलियन फॉलोअर्स दुनिया में हो, तो हम हर बात में अब टांग अड़ाएंगे, खाक टांग अड़ाओगे। वायलेंस को सपोर्ट करते हैं ये लोग इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो बात यह कि जैसे सदर ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि भाई जॉर्ज फ्लॉयड जिस बच्चे का, जिस नौजवान का कत्ल किया, मैं कत्ल कहता हूँ ओपन लफ्ज़ों में, उस एक नाहंजार पुलिस अफसर ने, वो उसने ट्रंप साहब ने कहा कि वो एक अमेरिका की हिस्ट्री का एक ब्लैक स्पॉट है, उसको नहीं भूला जा सकता। ट्रंप कह रहे हैं प्रोटेस्ट भी करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, हल्ला गुल्ला, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन लूट कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। आप देखिए अटलांटा में और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि बाहर लोगों ने साइन लगाए हुए हैं कि जी ये ब्लैक कम्युनिटी की दुकान है, इसको प्लीज़ टच ना करें। भाई ये क्या रवैया है? ठीक है ना, मतलब अच्छा मैं आपको डॉक्टर साहब, ब्लैक कम्युनिटी अमेरिका में इतनी इवॉल्व हो चुकी हुई है, मैं सोशल मीडिया पे 4 रोज़ से उनको ख़ास तौर पर वॉच कर रहा हूँ। ब्लैक के बड़े बड़े ग्रोह कह रहे हैं कि हम कोई डेमोक्रेट्स के कोई गुलाम नहीं हैं, कि ये हमें सिर्फ वोट बैंक ही समझे। और बड़ी बड़ी सूरत अमेरिका में बेहतर है। भारत में तो जैसे होता है ना कि वो अपने ये जो ग्रोह हैं एक्सट्रीमिस्ट लेफ़्ट के, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम के, वो ये समझते हैं कि हम कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भारत की गिरा देंगे। खैर डॉक्टर साहब, वापस अब हम आते हैं चीन और अमेरिका की सूरत। ताहिर साहब, बातों में बातें निकलती हैं। जी जी। जब आप इशू टच करते हो तो उसमें से कई और बातें निकलती हैं। जहां तक दुनिया में कहीं भी वायलेंस हो, मैं तो मेंटली कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप अपने पैसे को जला रहे हो, क्योंकि पैसा जो है वो आम पब्लिक का होता है। अगर पुलिस की कारें कहीं भी, हिंदुस्तान में भी यही प्रॉब्लम रही है। मैं 1960 से आपको बता सकता हूँ कि जब डेमोन्स्ट्रेशन रियल सेंस में शुरू हुई तो उस वक्त क्या करते थे कि पुलिस की कारें जला दो। जो पुलिस की कारें हैं वो हमारे पैसों से बनी हुई थी, कोई पुलिस पे अपना पैसा नहीं आता। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंगें जला दी मिनियापोलिस में। हाँ जी, कर्फ्यू के बाद भी वहां पर सारे लोग सड़कों पर आ गए। हाँ जी, लॉस एंजल्स में भी कितना हुआ, अटलांटा में कितना हुआ, न्यूयॉर्क में आज हो रहा है, आज डलस में और ऑस्टिन में डेमोन्स्ट्रेशनें हो रही हैं। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है आप करिए, पीसफुली करिए। एक क्या बढ़िया लफ्ज कहा कि मार्टिन लूथर ने अपनी लाइफ गोलियों के आगे सामने छाती खड़ी कर दी, लेकिन वायलेंस नहीं अडॉप्ट की। ये होता है एक किसी लीडर की तारीफ करना। हाँ जी, सारी उम्र वो
छोटी सी उम्र में चलो उसकी वो लाइफ से चला गया, लेकिन सम और दी अदर एक लेसन छोड़ जाते हैं। लेकिन वो लेसन जो है, मैं तो हांगकांग में देखिए, हांगकांग में भी ये जो वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन है, आई डोंट लाइक इट। आई थिंक ये जो वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन है, इन्होंने चाइना को हक दिया है कि हाँ भाई आप इंटरफियर करो। कई लोग तो कहते हैं कि चाइना जो मेनलैंड कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये खुद करवा रही है हांगकांग में कि आप वायलेंट हो, आप कुछ ऐसे काम करो जिससे हम अपने स्टेप जो है वो उठा सके। मैं पहले भी जो हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन, आप भी, मैं तो इससे कन्विंस्ड हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हाथ है। जी, आपके इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, वो तो बात उस रीजन में तो ये तो बात डॉक्टर साहब पक्की है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। मगर इसी आर्गूमेंट को अगर हम देखें अमेरिका के फॉर इंस्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर भी कुछ लोग कह देते हैं कि जी ये रिपब्लिकन्स के लोग, राइट विंगर्स जो हैं वो पीछे खड़े हो जाते हैं। हालांकि जो आप और मैं समझते हैं और हर अमेरिकी समझता है कि रिपब्लिकन का ये स्टाइल ही नहीं है। और जो प्रोटेस्टर हैं यहाँ पे, तो प्रोटेस्टर्स सामने नज़र आ रहे हैं ना, कौन प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जिस तरह के अनार्किस्ट हैं और सारे, वो तो कभी भी रिपब्लिकन के सपोर्टर हो ही नहीं सकते। वो इवन डेमोक्रेट्स भी नहीं होते। वो तो एक फसादिये होते हैं जो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो अपने जो एग्रेशन का जो उनका एक मेंटालिटी है उनके एग्रेशन की, वो उसका एक मौका उनको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ। अमेरिका और कनाडा में तो ये होता है, या यूरोप में इस तरह की हरकतें होती हैं। हाँ, अगर हम हांगकांग में जाएंगे तो बिल्कुल, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अगर हरकतें होगी तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि देखिए, हांगकांग में डॉक्टर साहब इस वक्त तकरीबन 3 लाख कैनेडियन ओरिजिन के लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं फॉर द पास्ट ओवर 2 ईयर्स। ठीक है, चूँकि वो बहुत सारे जो हांगकांग के उन्होंने इमिग्रेशन ली हुई है, कनाडा की सिटीजनशिप उनको मिल चुकी है, और वो फिर वापस गए कि हम अपने देश को बचाएंगे, हम इस अपनी टेरिटरी को डेमोक्रेटिक टेरिटरी बनाएंगे। तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो बेचारे खुद कहते हैं कि भाई हाँ, ये आग लगाने वाले काम, ये फायर क्रैकर फेंकने वाले काम तो हम लोग करते ही नहीं हैं। ये पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं कर देते हैं। अब दुनिया बड़ी डॉक्टर साहब कॉम्प्लेक्स हो गई है। जो अनार्किस्ट होते हैं ना, कभी वो लेफ़्ट के लबादे में आते हैं, कभी वो वहाँ पे उन मुल्कों में जैसे हांगकांग है, ताइवान है और उस चीन में ये राइट के लबादे में आते हैं। चूँकि वहाँ पे सो कॉल्ड लेफ़्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस पर मुझे हंसी आती है कि अगर ये लेफ़्ट है तो फिर तो लेफ़्ट की बैंकरप्सी है ना, हर लिहाज से, मेंटल भी और ये भी। अब डॉक्टर साहब, आप इस बात से भी जोड़ सकते हैं कि ये जो हांगकांग में हो रहा है, ये भारत में जो प्रोटेस्ट हमने सीए के कॉन्टेक्स्ट में देखे वो, और फिर अब चीन और भारत का जो स्टैंड ऑफ है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों पे अलग अलग आपकी राय भी जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने ना G7 और G20 जी, इन ये जितने भी इनकी कॉन्फ्रेंसें होती हैं या जहां पर भी ये मिलते हैं, मैं पिछले 20 साल से ये वाच कर रहा हूँ कि वो 2-4 हजार दुनिया में से 2-4 हजार आदमी जहां भी ये कॉन्फ्रेंस होती है वो वहां पहुंच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं और वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन कॉन्फ्रेंसों में। वो है प्रोफेशनल, और वो जो प्रोफेशनल है, वो मैं उनको अगर वर्ड ये कहूँ कि ये गुंडे हैं, तो कोई बहुत मेरा ख्याल है कि कोई, मैं बहुत सख्त वर्ड नहीं यूज कर रहा। नहीं, बड़ा आप नरम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। उनका काम है कि सिर्फ जाके अपनी होंद बताना और फिर लोगों से पैसे इकट्ठे करना और अपनी जो है बाद में हर किस्म के नशे करने, दादागिरी कायम करना। जी, सीधी सी बात है, बदमाश हैं, एजेंडे पे काम करते हैं ये। और उनको देखिए, उनको दोनों तरफ से हेल्प मिलती है। वैसे ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उसमें लेफ्टिस्ट भी उनको हेल्प करते हैं और राइटिस्ट भी हेल्प करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है किसका एजेंडा सूट कर रहा है। अब वो एजेंडे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रोफेशनल उनका काम है। लेकिन अब अगर हम बात करें जी कि हांगकांग के बीच में जो इस वक्त इशू चल रहा है, उसकी चाइना को कितनी बड़ी चोट लगेगी।
अब जो चाइना के पिट्ठू हैं, मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल ही गुलाम है चाइना के। कुरैशी जैसे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जो ये बयान देते हैं कि हिंदुस्तान रिस्पॉन्सिबल है, वो चाइना को उकसाता है कि चाइना जो है वो थोड़ी बहुत आर्मी की स्कर्मिशेस करे। अब ऐसे पिट्ठू जो हैं जी, जिनको ना हिस्ट्री का शायद पता है, ना ये वो समझते हैं कि हम अपने गले में फंदा डाल रहे हैं चाइना को सपोर्ट करके, चाइना को लैंड फ्री लैंड दे के एक्साइचिन में और बंदरगाह बनवा के कल को 99 इयर्स की उनको लीज करनी पड़ेगी चाइना के साथ, एक हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो चाइना ले जाएगा। ये बातें उनको समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि उनके माइंड में एक ही सेट है, एंटी इंडिया। तो एंटी इंडिया बात करने के लिए दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, और वो एक्सटेंट जो है इस वक्त चाइना को, जैसे अमेरिका ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है जी, यूरोप भी लेने जा रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि इकोनॉमिकली अगर ट्रंप साहब ये महसूस करते हैं कि मेरे फार्मर्स को $200 बिलियन चाइनीज मनी चाहिए, हाँ जी, तो फिर सबसे पहला स्टेप तो ये करना चाहिए कि चाइना के साथ जो ट्रेड ट्रीटी है उसको खत्म करना चाहिए। आप आपने हांगकांग के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन जो लगाने जा रहे हो वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी कंट्री को आपने नुकसान पहुंचाना है, आजकल देखिए ताहिर साहब, आजकल कोई एटम बम की बात नहीं कर सकता, कोई न्यूक्लियर पावर की बात नहीं कर सकता। आजकल बात है कि आप इकोनॉमिकली किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इकोनॉमिकली चाइना को इस वार में से और इस झगड़े में से कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अकल तो आती नहीं है कम्युनिस्टों को, मैं तो सारी उम्र कम्युनिस्टों में रहा हूँ जी हिंदुस्तान में, स्टूडेंट लाइफ में भी, बाद में भी, हमारी फैमिली भी सारी जो थी, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि ये तो बड़ी खोखली ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी थिंकिंग जो है बड़ी खोखली थिंकिंग है। ये सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि आज देखिए यहाँ बड़े लेफ्टिस्ट आए हुए हैं, हिंदुस्तान के बहुत लेफ्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं, वो रेडियो के ऊपर या मेरे साथ बहस करते हैं। मैंने उनको कहा कि आप लोग हिंदुस्तान को छोड़ के यहाँ पर कैपिटलिज्म में आए हुए हो, और जो आप इस वक्त मजे ले रहे हो लाइफ के, वो आप एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, एक कारपोरेशन के सिस्टम में ले रहे हो मजे। लेकिन वो कहते नहीं जी, कारपोरेट्स जो हैं ये तो बिल्कुल खत्म। मैंने कहा अगर कारपोरेट्स खत्म हो जाएंगी तो सबसे पहले आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं रहेगी। ये जो इस किस्म का सिस्टम है ना, ये मुझे समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चाइना को जो नुकसान होना है या कोई कर सकता है, वो ये है कि चाइना को इकोनॉमिक ढंग से कैसे नीचे किया जाए। ये आप बताइए कि इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि वेस्ट कंट्री वाले इकट्ठे हैं या नहीं है। इवन ट्रम्प जो है वो भी इस पे एक्शन लेगा नहीं लगा, क्योंकि उसको तो अपनी $200 बिलियन की फार्मर्स की चीजें बेचनी है चाइना को। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब अमेरिका $200 बिलियन के उस ऑब्सेशन से बाहर आ रहा है, चूँकि वो जो अभी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का उनको नुकसान हुआ है इस कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में, तो उनको होश आई है कि हम तो ये 200 बिलियन डॉलर बचाने के चक्कर में थे, तो इस कंट्री ने तो अपनी इग्नोरेंस और एरोगेंस और जो क्रिमिनल एक्ट ऑफ, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि हाइडिंग द फैक्ट्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस जो थे, उसमें तो वो हमें तो ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान पहुंचा दिया। तो अब जी सिर्फ देखिए, सिर्फ यूएसए को नहीं, सारे वर्ल्ड को बिल्कुल इस वक्त 9 से 11 ट्रिलियन के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है नुकसान हुआ है, और जो जाने गई हैं। मैं वही डॉक्टर साहब अर्ज करने वाला हूँ कि देखिए बात ये कि चूँकि हम बात सिर्फ यूएसए की कर रहे थे कि $200 बिलियन जो फार्मर के थे, वो ट्रीटी के सिलसिले में जो ट्रेड में बेनिफिट हो सकता था, तो अब उनको ये पता चल गया कि ये इस बेनिफिट का हमने क्या, जैसे पंजाबी में कहते हैं, चुल्ले छुपाना है इस बेनिफिट को, जो तो दूसरे पास है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर लॉस्ट। तो इस सारी सूरत हाल में अब फिर मैं देखिए, सदर ट्रंप एक पॉलिटिशियन हैं, जो भी हैं, मतलब कोई भी आइडियल नहीं होता, और इतने बड़े मुल्क को चलाना, इतनी बड़ी इकॉनमी को चलाना बहुत ब्लंडर भी होते हैं, लेकिन ये मैं क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि वो कम से कम बात फिर करते हैं, और वो बात भी कोई नहीं आज तक किया करता था।
अब ये है कि सिर्फ बात ही नहीं हो रही, अब हांगकांग के बारे में वो एक आ रहा है, वो एक पूरे का पूरा 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, होपफुली पूरी की पूरी रिकमेंडेशन जो होगी वो कांग्रेस में जाएंगी। वो बहुत बड़ी बात है, इतना फास्ट काम हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ ये वो निकाल रहे हैं, इनकी जो फ्रॉडुलेंट कंपनियां हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज से निकाल रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली हो रहा है डॉक्टर साहब। ये इस दफ़ा कोई बयानबाजी नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकली हो रहा है इस वक्त। वो पूरी इसमें तो यहाँ तक भी कहा गया था साहब जी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राइट हैं जी, मतलब यहाँ पर पढ़ने के बहाने यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है। एब्सोल्युटली। हाँ जी, उनको भी हम अब फॉरेन नेशनल, उनको भी हम सस्पेंड करेंगे उनकी एंट्री, और उनको भी यहाँ से निकालेंगे। हाँ ये देखिए, मेरा सवाल फिर वही है कि अगर चाइना को जो है हाँ जी वो नहीं मतलब किसी तरीके से इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ता, तो फिर तो आप कितने ही चाहे हांगकांग के ऊपर जो है वो सारी उनसे जो आपने उनको दिए हुए हैं हाँ जी बहुत अच्छे फैसिलिटीज, वो आप बेटा कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, फ़र्क पड़ेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, चाइना का अब तक का बहुत मेजर जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट रहा चाइना का, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री का, वो यूएस और यूरोपियन यूनियन की मार्केटें थी। अब यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी हद तक उन सब को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। हम समझते हैं ओवर नाइट चीज़ें नहीं हो रही, मगर वो उस रास्ते पे अब सिंसियरिटी के साथ चलते हुए नज़र आ रही हैं यूरोपियन यूनियन की हुकूमतें भी और यूएसए भी। उससे क्या, अभी 2 रोज़ पहले ही चाइना की अपनी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमारी अपनी पॉपुलेशन का ओवर 50% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है। ये उनको मानना पड़ा है। ये नहीं है कि चाइना अभी कोई तोप हो गया था, वो तो तोप होने जा रहा था, और उसका ये ख्याल था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कि हम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे इकोनॉमिकली। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत कोई सुपर रिच कंट्री था। ठीक है, वो दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ था अपने साइज़ की वजह से और अपने ट्रेड की वजह से, लेकिन बिल्कुल चाइना इफेक्ट होगा और होना शुरू हो चुका हुआ है। मैं डॉक्टर साहब एक बात आज आपको बता दूं, कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म होगा, कई स्टेजेस में ख़त्म होगा। इसका जो प्रॉब्लम है, वायरस तो खैर शायद ख़त्म ना हो, मगर इस पर काबू धीरे धीरे पाएंगे दुनिया के लोग। लेकिन अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी इतनी वाइब्रेंट है कि वो धीरे धीरे, उसमें वक्त लगेगा 4-5 साल, हम ये नहीं कहते कि चीज़ें रातों रात, वो धीरे धीरे फिर अपनी नॉर्मलसी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई और उफ्ताद ना आ गई तो ये अलग बात है। लेकिन चाइना इनके बगैर इतना आगे नहीं जा सकता, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। और चाइना या तो अपने तरीके मेंड करेगा या फिर कोई वायलेंस की तरफ या एग्रेशन की तरफ भी जा सकता है, जैसा कि हम भारत में देख रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी अब लगता है डॉक्टर साहब, हम उस बात की तरफ आते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत से वो अब धीरे धीरे पीछे खिंचेगा? चूँकि अभी इसी वीक में चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं भारत के साथ, ये इस तरह का कुछ हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। भारत के भी कुछ मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात सुनी जो बहुत डीप एनालिसिस करने वाले, उन्होंने भी कहा कि ये हफ्ते 10 दिन में वापस हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और चाइना की कोई लड़ाई नहीं होनी है जी। ये जो छोटी मोटी, आगे भी मैंने कहा था कि ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होनी। ये इसलिए कि चाइना ने कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, अपनी फौज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके वो प्रेशर उन्होंने रखना है इंडिया के ऊपर। लेकिन वो कभी पीछे हट जाएंगे, कभी फिर आ जाएंगे जी। इस किस्म का जो सिलसिला वो चलता रहेगा। अब हिंदुस्तान की भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम नहीं 1 इंच भी एरिया देंगे। उन्होंने भी वहां पर अपनी फौज को जो है वो दुगना करने का फैसला कर दिया। ऑलरेडी फौज जो है वो वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन ये 3600 किलोमीटर का जो एरिया ना जी, ये 3600 किलोमीटर का एरिया नहीं कवर हो सकता, ना आर्मी से ना किसी और से। यहाँ पर थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे। लेकिन
मेरा ये मानना है कि इन झगड़े जो हैं ये तो चलो एक तरफ है, ये कोई लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे, हाँ जी, जैसे कि 1962 में हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तो शो करते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है उसको या तो वर्ल्ड को साथ मिलाना चाहिए, उसको भी अपनी लॉबी क्रिएट करनी चाहिए, उसको भी दुनिया में ये बताना चाहिए कि भाई देखिए हमारे साथ जो है ये चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है। लेकिन जब चाइना की बात आती है वो साथ ही कह देते हैं हाँ जी नहीं जी हमारे रिलेशनशिप तो जो ठीक है हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, किसी को इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है या जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है वो कन्फ्लिक्टिंग है। वो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि यस हम चाइना जो है वो इस वक्त हमारा अगर एनिमी भी नहीं है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं डॉक्टर साहब मैं इस मामले में डिफरेंट थोड़ी सी ओपिनियन रखता हूँ। देखिए बात ये है कि भारत की चाइना के बारे में जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी ही रैशनल लगती है, चूँकि वो उसमें कई कार्ड या कई प्लान ABC रखने पड़ते हैं। बात ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका की लाइंस को भी टो नहीं किया जा सकता, चूँकि अमेरिका भी भारत के लिए कोई बहुत प्रिडिक्टेबल साथी नहीं है 100%। अब उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी अमेरिकन की भारत के लिए ज़रा बेहतर हुई है, वरना माजी में बेहतर नहीं रही। तो और ना अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो भारत और चीन ने ही एक दूसरे के हमसायगी में रहना है। दोनों बड़ी पॉपुलेशन के कंट्री हैं, उनकी ट्रेड भी है और उसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं। तो उसमें वो उस लेवल पे उनको चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने के लिए 1-on-1 तल्लुकात भी रखने हैं, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसमें अगर कोई चाइना मैस करता है भारत के साथ तो फिर दूसरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उनके साथ अलायंस भी चाहिए, और वो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी आपने पिछले दिनों ही तो सदर ट्रंप ने कहा वाइट हाउस में बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं मीडिएशन भी कर दूंगा। वो तो है उनका स्टाइल है, वो तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी कह दिया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें की। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तान चाइना और कोरोना पे थी, वो उसमें वो तो कोई इंडिया का एजेंडा तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछने पे आ गया। तो उन्होंने इसलिए कि उनको ये शौक होता है ये बताने का कि मैंने टेलीफोन किया और मेरी बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, बड़े दुखी लग रहे थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम वी विल सॉल्व अवर इश्यूज ऑन। मैं ना थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं। देखिए ये ट्रंप साहब जो है इनका तो इलेक्शन नवंबर में अगर दोबारा पावर में आते हैं जी तो जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर ये दोबारा पावर में नहीं आते और यूरोप की जो इस वक्त हालत है हाँ जी वो आप ये कहें कि यूरोप जो है वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये एक किस्म की मैं समझता हूँ कंपल्शन हो जाती है यूरोप को ट्रेड करने की। यूरोप कैन नॉट अफोर्ड टू हैव कॉस्टली थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर। अब सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो तो सारी दुनिया के जितने कंट्रीज है ना जी वो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये कनाडा जैसा कंट्री भी अब कहता है कि हमें सब चीजें जो है आप बनानी चाहिए थी हमारे पास। अभी हम क्यों चाइना के ऊपर अभी भी डिपेंड कर रहे हैं PPE के लिए या और चीजों के लिए। तो ये पहले इनको नहीं समझ आई थी क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि कोरोना वायरस जो है हाँ जी वो चाइना उसके बारे में इतना बुरा लोगों के साथ सलूक कर सकता है कि ह्यूमैनिटी के सबसे बड़ा अगर किसी ने जुल्म किया तो वो चाइना ने किया हाँ जी, स्पेशली कोरोना वायरस के मामले में। अब चाहिए तो ये कि उसको कटघरे में खड़ा करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो तो ये रहा है यहाँ भाई चाइना से बातचीत की जाए, उसको कहीं ना कहीं दोबारा जो है उसको लोगों के मतलब वर्ल्ड में वापस लेके आया जाए। अब आप ये देखिए कि अभी यूरोप ने कल ही ट्रंप की इस इशू के ईरान के इशू को लेके फिर क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब ये इकट्ठे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब डिवाइडेड हो चुका हुआ है। अब ये इकट्ठे नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रंप की वजह से और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जॉनसन की ब्रेक्सिट की वजह से यूरोप एज सच इज नॉट
विद ट्रम्प, और वेस्ट वर्ल्ड जो है वो एक आवाज में बात नहीं करता। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसको कोई ज़रूरी भी नहीं समझता कि ये एक आवाज़ होनी चाहिए, चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एक आवाज़ का होना तकरीबन नामुमकिन होता है। नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात नहीं हो रही, जी। बात हो रही है एक कंट्री के जुल्म के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए they don't have one voice। नहीं, वो डॉक्टर साहब अगर इनकी उस तरह की वन वॉइस हो जाएगी तो ये भी एक और तरह का कम्युनिस्ट मॉडल हो जाएगा। ये भी मेरी बात ज़रूर ज़हन में रखिए। बात ये है कि इनका अपना एक स्टाइल है, ठीक है, इनके यहाँ एक लीनियड पॉलिसीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उसकी वजह से इनको उसकी भारी कीमत भी अदा करना पड़ती है, इनको इसकी भारी जो कीमत चुकाना पड़ती है, तो वो ज़ाहिर है फिर उस पैकेज का हिस्सा है। लेकिन इनको ये भी पता है कि ओवर अ नाइट ये अपने यहाँ, इवन कनाडा हो, इवन यूरोप हो या अमेरिका हो, ये अपने यहाँ हर ज़रूरत की चीज़ पैदा नहीं कर सकते। लेबर के कॉस्ट के इश्यूज़ हैं, फिर वो चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर स्टोर ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश, चीन और भारत से चीज़ें ना आएँ तो फिर तो डॉलर स्टोर का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना। तो वो धीरे धीरे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, शायद भारत की तरफ आना पड़ेगा इन कंट्रीज़ को, क्योंकि ये अपने यहाँ तो हर ज़रूरत की चीज़ अफोर्डेबल प्राइस पे, ये मैं दावे से कहता हूँ, ये आइंदा 100 साल में भी नहीं बना सकते। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ की जो लेबर है जी, ऑलरेडी उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है। हाँ। वो मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे नहीं अब जा सकते। वो मिनिमम स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की बात करते हैं, ना कि नीचे जाने की बात। और डॉक्टर साहब वैसे भी प्रैक्टिकल बात है कि जो मिनिमम वेजेस हैं यहाँ कनाडा, अमेरिका में, आप और मैं यहाँ रहते हैं, वो अगर हमें वो मिल जाए, उसके बाद ज़िंदगी कितनी आसानी से गुजरती है। वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं ना मिनिमम वेजेस में। देखिए बिल्कुल हैंड्स टू माउथ ही रहते हैं वो मिनिमम वेजेस ही, लेकिन सम और द अदर जो वो मिनिमम वेजेस भी हैं वो भी चाइना और हिंदुस्तान के मुकाबले में 4 गुना है। हाँ, बिलाशुबा है, बिलाशुबा है, बिलाशुबा है, 4 गुना है। वो डेफिनेटली आपको उन चीजों की तरफ, उस मतलब लेबर ओरिएंटेड जो चीजें आपने बनानी है, जो डॉलर स्टोर को चाहिए या किसी और को चाहिए, वो नहीं बन सकती। हाँ, वो असल में तो पब्लिक को चाहिए ना डॉक्टर साहब, सस्ती चीज़ें, टूथपेस्ट को $1 की मिल जाए, टूथब्रश $1.5 का मिल जाए, तो वो अगर कनाडा में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, तो वो तो $6-7 से कम का नहीं होगा ना। आप मुझे ये बताइए कि हमने ये कह दिया पब्लिक जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जी। 50%, 45 to 50% कनाडा नंबर 2 इन द वर्ल्ड, हाँ जी, हैंड्स टू माउथ है जी। 45 to 50%। तो जो गरीब कंट्रीज हैं उनका तो उनकी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हाल है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब फ़र्क ये है ना कि हमारे यहाँ जो हैंड टू माउथ आदमी भी है, वो ज़िंदगी में हर किस्म की खुराक आसानी से खा सकता है। नहीं, आसानी से नहीं खा सकता, मतलब खुराक खा सकता, भूखा नहीं मरता। नहीं, डॉक्टर साहब, मैं जो मिनिमम वेजेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, फ्रैंकली मैं चल इस पर डिबेट करता हूँ, वो यहाँ का मैकडॉनल्ड तो ख़रीद सकते हैं, वो यहाँ के टेक आउट का पिज़्ज़ा तो ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं, मैकडॉनल्ड, टेक आउट, पिज़्ज़ा, जो भारत और चाइना में अभी भी अपर मिडिल क्लास का है। बिल्कुल, इसमें कोई ठीक है ना जी। नहीं है। जो यहाँ की पावर क्लास है, जो गरीब आदमी है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में गरीब आदमी, वो इस तरह की चीज़ें, वो जाके जूस का एक गिलास गरीब आदमी पी सकता है। उसके पास पैसे इतने ही हैं कि वो यही कर सकते हैं। यही, लेकिन अभी भी चीन में, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, वो तो बेचारे इन चीज़ों के लिए अपर मिडिल क्लास में जाना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 40%, अभी आपने कहा कि चाइना ने खुद एडमिट किया कि 50% लोग उनके जो है वो पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं। जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान में 40% के करीब जो है वो बिल्कुल पॉवर्टी में रह रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाती है लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, देन रिच। तो ये जो सिस्टम है ना जी, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं जी या तो इसमें कोई ना कोई चेंजेस लानी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है, जो इशू है हमारा कि क्या चाइना जो है, चाइना के ऊपर अमेरिका का जो इतनी बड़ी इम्पोजिशन अब हुई है हांगकांग के ऊपर, कि मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि यूरोप में फ्रांस,
जर्मनी, हाँ जी, इंग्लैंड तो कर सकता है क्योंकि इंग्लैंड फॉलो कर सकता है इसको, पर ये जो कंट्रीज है इटली, स्पेन, हाँ जी, फ्रांस, जर्मनी, क्या ये लोग जो है इस किस्म के स्टेप उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, शायद उस बड़े लेवल पे ना उठाएं। बरतानिया ने तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बोरिस जॉनसन ने वो G5 जो इनकी टेक्नोलॉजी है जिसके झगड़ा हो रहा, अभी आखिर में जाते जाते डॉक्टर साहब उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, चूँकि वो जो हवाई कंपनी की CFO हैं वो उधर अमेरिका में बैठी हुई, सॉरी कनाडा में बैठी हुई हैं, और उनके एक्सट्रेडिशन के लिए अभी 2 दिन पहले कोर्ट में हियरिंग भी हुई है, वैंकूवर की कोर्ट में। हाँ जी, वहाँ तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है ना, वो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं उस पर पहले आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि बरतानिया ने तो ऑलरेडी स्टेप ले लिया है। इवन देखिए, चीन ने जो चक्कर किया हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ने, उन्होंने यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिकन वर्ल्ड में, इवन कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भी लोगों को, पॉलिटिशियंस को और पॉलिसी मेकर्स को अपना ऑब्लाइज किया हुआ था, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्राइब भी किया करते थे, और अभी भी वो ज़ाहिर है उनके असरात तो हैं ना। लेकिन अब ये रियलाइजेशन जर्मनी में भी हो रही है, जर्मनी में एक्सपोज हो रहा है चाइना का ये वाला किरदार, फ्रांस में एक्सपोज हो रहा है, और इटली ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सबसे पहले शुरू में इटली गुजरा कोरोना से, और उसके बाद तो हर सारे फिर इक्वल लेवल से गुजरे कोरोना से। तो इस सारी सूरत हाल में वो है। लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते आज हम हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को हल्के फुल्के अंदाज में भी ये बातें चाहिए, और ऑल अराउंड बातें चाहिए, कि जिसमें हमने अमेरिका के प्रोटेस्ट से लेके सारी बातें कवर की। एक बात का कवर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, आखिर में हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारे कनाडा का वो मामला है कि वो जो इनकी हवाई की CFO हैं मिस मैंग, वो यहाँ पे वैंकूवर में रह रही हैं, कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया वो हाउस अरेस्ट में हैं, अपने एक अजीमुशान बंगले में रह रही हैं। उसके रिटेलिएशन के तौर पर बहुत सारे कैनेडियन उधर चाइना में डिटेन है, मगर ख़ास तौर पर 2 कैनेडियन का जिक्र आता है, उनको 2 माइकल्स बोलते हैं, ठीक है, उनका जिक्र आता है। उनकी रसाई तक नहीं है कौंसलर से, और कैनेडियन जो वीज़ा कह रहा हूँ, कैनेडियन जो कौंसलेट वाले हैं, कैनेडियन एम्बेसी इन चाइना जो है, उनकी रसाई तक नहीं है उन बेचारे 2 माइकल से। और उससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हफ्ते 10 दिन पहले यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर इन कनाडा ने ये कह दिया कि हमने तो उनको ख़ास तौर पर डिटेन किया हुआ है मिस मैंग के रिवेंज में। यानी ये कितनी घटिया लैंग्वेज है, और शर्म आई मुझे अपनी गवर्नमेंट पे, शेम ऑन आवर गवर्नमेंट कि ये खड़ी नहीं होती गवर्नमेंट इनको। मतलब हम ठीक है, वही डॉक्टर साहब जो बात हम कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की प्राइस क्या होती है। हमारी डेमोक्रेसी की प्राइस ये है कि हमने मिस मैंग को उसके पैलेस में रहने की इजाज़त दी हुई है, और हमारे जो 2 माइकल्स हैं उन बेचारों का पता नहीं कि वो किस काल कोठरी में है, उनका क्या हाल है। उन तक वकील की पहुँच नहीं है, कैनेडियन डिप्लोमेट्स की पहुँच नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि मिस मैंग को भी इसी तरह की काल कोठरी में डालते, मगर वो हमारी डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रही हैं, और उधर हमारे जो बेचारे डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं वो पिस रहे हैं। इस पे जरूर रोशनी डालिए आप अपनी। डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी काफी कमजोरी है। गवर्नमेंट जो है वो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना कि दूध को फूंक फूंक करके पीने वाली बात जो है जी, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि हवाई के ऊपर जो फैसला था बहुत पहले कर देना चाहिए था कि हम इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, हाँ जी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ उसके ऊपर। अब उनको और फिक्र लगा हुआ है कि मैंग जो है, ये ट्रूडो साहब ने कहा तो है कि हमारा जो सिस्टम है, हाँ जी, लीगल सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन एक मुसीबत तो इनके सिर के ऊपर पड़ी हुई है, आप जो मर्जी कहें, कि कहीं ना कहीं जाके ये महसूस भी करते हैं कि चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन जो है, मैं कहता हूँ चाइना के साथ हमारा कोई इतना बड़ा ट्रेड है भी नहीं, तो इतनी घबराने वाली क्या बात है इस गवर्नमेंट को। दे शुड बी मोर बोल्ड, दे शुड बी मोर आउटकमिंग, और उनको चाहिए डट के मुकाबला करें। और मैंग जो है, हाँ जी, उसको उन्होंने कह दिया जस्टिन ट्रूडो ने कि जी उनके पास तो बहुत अभी और रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, तो इसका मतलब वो 2-3 साल अभी यहाँ और रहेंगी, हाँ जी, और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हु नोज। अगर वो अमेरिका में चले जाती हैं एक्स्ट्राडाइट होके, तो मिनिमम 10 साल की उसको कैद होगी, और 20 साल तक भी हो सकती है।
वो एक इशू कितना बड़ा बनेगा नहीं बनेगा ये तो चलो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये गवर्नमेंट वीक है। इनको बताइए मुझे कि हवाई के ऊपर एक्शन, हवाई के ऊपर आज तक इन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? नहीं, ये 5G के ऊपर क्यों नहीं फैसला किया? क्या इनकी मजबूरी थी? इनकी तो मजबूरियां समझ आती है। यहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, अनफॉर्चुनेटली हर महकमे में, हर जगह पे वो हमें साफ नज़र आती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमने मेरा ख्याल है आज काफ़ी बातचीत कर ली, बहुत सारे मौज़ूआत को हल्के फुल्के अंदाज में और कहीं कहीं कड़े अंदाज में भी हमने तनकीद का निशाना बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि आज का ब्रेन बस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रेन बस्ट की वजह बनेगा। So nice of you, sir. Wish you all the best and meet you next week. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। Thank you. So nice of you. व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी डॉक्टर रणवीर शारदा की ब्रेन बस्ट में, और इसी तरह हम हल्के फुल्के और कड़े अंदाज के साथ अपने तबसरे लेकर आते रहेंगे। आज का तबसरा ब्रेन बस्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा और ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.